एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में जीआईसी लेक्चरर जिसमें 40 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के आने हैं, उसी से रिलेटेड ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट वॉच करिए जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 को। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण जो है डमडम, अंबाला या सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने यह अफवाह की जांच किए बिना या इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि यह चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करके उनके धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी है बैरकपुर में, ऑप्शन नंबर सी है अंबाला में एंड ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट का आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। जो मंगल पांडे हैं वो 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे या किस इन्फेंट्री से रिलेटेड थे, तो वो 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बख्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया। बख्त खान एक पख्तून था। कौन था? यह एक पख्तून था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ से, ऑप्शन नंबर बी झांसी से, ऑप्शन नंबर सी है मेरठ से एंड ऑप्शन नंबर डी है कानपुर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई, डेट भी इम्पॉर्टेंट है, 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा के वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मतलब 10 मई को मेरठ से यह क्रांति शुरू होती है और 2 दिन बाद यानी 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाता है। लेफ्टिनेंट बिलोबी ने, जो दिल्ली के शस्त्रागार का कार्यवाहक था, कुछ प्रतिरोध किया परंतु वह पराजित हुआ। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय किस मुगल शासक का शासनकाल था, तो वो बहादुर शाह द्वितीय का शासन था। दिल्ली में विद्रोह की सफलता ने उत्तर और मध्य भारत के कई भागों में सनसनी फैल दी तथा अथवा रुहेलखंड, पश्चिमी बिहार तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों के अनेक अन्य नगरों में भी जो है विद्रोह फैल गया। जब पता चला कि जो दिल्ली है वो अधिकार क्षेत्र के अंदर आ गया है या क्रांतिकारियों ने उस पर अधिकार कर लिया गया, तो जो आसपास के और इलाके थे उनको भी उत्तेजना मिली और वो भी क्या किए, अपने एरिया में क्रांति कर दी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी सैनिकों का दिल्ली का लाल किले पर पहुंचना। ये कब पहुंच गए थे? 12 मई को। 12 मई 1857 को ही सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गई थी। वो बात झांसी का ये जो है ये विद्रोह भी बाद में होता है, बेगम हजरत महल ये सब बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें सबसे पहले अगर अधिकार किया गया तो वो दिल्ली पर किया गया था, और दिल्ली ही सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को ही सबसे पहले छुड़ा लिया गया था। यानी सबसे पहले क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार किया और सबसे पहले दिल्ली ही क्रांतिकारियों को हाथ से छूटने वाला पहला क्षेत्र बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो किससे करना पड़ा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ह्यूरोज से। रानी लक्ष्मीबाई जो है अंतिम समय में जो अंग्रेजी लेफ्टिनेंट था ह्यूरोज से इनको सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु या समाधि दोनों कहाँ पर है? ग्वालियर में है। बचपन में इनका जो नाम था वो मणिकारिका नाम से, या फिर रानी लक्ष्मीबाई बचपन में मणिकारिका नाम से जानी जाती हैं। जब 17 जून 1858 को वो वीर गति को प्राप्त हुई। 17 जून, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेगम ऑफ अवध। लखनऊ यानी अवध में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। यहाँ पर इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट में सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। बात करिए कि झांसी को पुनः अधिकार में किस अंग्रेजी गवर्नर के द्वारा किया गया, तो वो थे ह्यूरोज थे। वहीं अवध को या फिर लखनऊ को इसमें कैंपबेल का हाथ था। बात करें लखनऊ में तो बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे। कानपुर में नाना साहब के जो बचपन का नाम है वो धोधो पंत है। नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खां थे और अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब की अगर कमांडर इन चीफ की बात करें तो वो कौन थे? वो तात्या टोपे थे, और तात्या टोपे के बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे जो थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जो है वो संचालन करते थे। तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि इनके द्वारा या इनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई। किसके बारे में? तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे के जो फ्रेंड थे यानी जो विश्वसनीय मित्र थे मान सिंह, उन्होंने धोखा दिया और अंग्रेजों से मिल गए थे, जिसके चलते तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी चढ़ा दी गई। बात करें अगर बिहार पर, तो बिहार में कुंवर सिंह या उनके पुत्र अमर सिंह के द्वारा इस युद्ध का संचालन किया गया। असम में दीवान मान सिंह दत्त के द्वारा या दीवान मनीराम दत्त के द्वारा असम में 1857 के क्रांति का विद्रोह किया गया। दिल्ली में बख्त खां तथा फतेहपुर में ये अजीमुल्ला खां। फतेहपुर में किसके द्वारा? अजीमुल्ला खां के द्वारा। एक है अउआ के ठाकुर। अउआ के ठाकुर जो है कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किसके द्वारा अंग्रेजों और जो है जोधपुर की संयुक्त सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया गया, तो वो थे अउआ के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। बात की जाए फैजाबाद, तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला का शासन था या मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा 1857 की क्रांति का संचालन फैजाबाद में किया जा रहा था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ये मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे पर फैजाबाद में आकर बस गए। इनकी जो गिरफ्तारी है तो ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। और बरेली में किसका शासन था? तो बरेली में या फिर 1857 की क्रांति का जो संचालन है बरेली में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था।
चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गालिब ने। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1796 को आगरा में और इनकी मृत्यु 1859 को या 1869 को दिल्ली में हुई थी। ये मतलब इनका जन्म अगर पूछे तो आगरा में हुआ था और इनकी मृत्यु, मिर्जा गालिब की जो मृत्यु है वो दिल्ली में हुई थी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। किसके द्वारा? ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा सर्वाधिक सहायता अंग्रेजों को दी गई। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। इतिहासकार ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्त की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल, क्योंकि उस टाइम कैनिंग का शासनकाल था तो कैनिंग ही बोलेगा कि यदि सिंधिया 1857 की क्रांति में यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल के कल बिस्तर गोल करना पड़ेगा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहा गया था। भारत में जो शिक्षित मध्यम वर्ग है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी। शिक्षित मध्यम वर्ग मतलब साहूकार, जमींदार, ये लोग क्या थे? ये 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। वहीं खेतिहर मजदूर एवं कृषक के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। बात करें कि 1857 की जो अप्रभावित क्षेत्र थे वो 3 क्षेत्र हैं, यही ज़्यादा या पेपर में पूछता है। जयपुर, चित्तौड़ व मुंगेर। जयपुर, चित्तौड़ व मुंगेर, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि 1857 से अप्रभावित रहे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का जो पीरियड है 1856 से लेकर 1862 तक रहता है। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ये भी कैनिंग के समय में ही पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी रहे। जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें सबसे बड़ी जो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है कि 1857 की क्रांति के बाद कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट घटना है, वो ये है कि जो अब तक कंपनी के द्वारा शासन किया जा रहा था अब वो किसके हाथों में चला गया? वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो उसके द्वारा बनाया गया, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारत में एक वायसराय की नियुक्ति की गई। तो जो अब तक भारत के गवर्नर जनरल थे अब क्या हो गए? वो भारत के वायसराय के रूप में कार्य करने लगे थे। बात करें अगर भारत के पहले वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत के पहले वायसराय के रूप में बनाया गया, क्योंकि उस टाइम जो है लॉर्ड कैनिंग का ही शासनकाल था। तो उन्होंने क्या किया कि लॉर्ड कैनिंग को ही भारत के गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत के वायसराय के रूप में उनको कार्यभार सौंप दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर, क्योंकि ये बैरकपुर से स्टार्ट होता है, तो उस समय बैरकपुर के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो सर जॉन हैरिसे थे। कौन थे? सर जॉन हैरिसे थे। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 1857 के विद्रोह के समय अगर पूछे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या फिर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पामस्टन थे। पामस्टन ये ब्रिटेन के, लॉर्ड कैनिंग ये भारत के वायसराय थे और पामस्टन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से लेकर 1858 तक रहता है। ब्रिटिश अधिकारी, 3 अधिकारी थे ब्रिटिश अधिकारी जिनकी मृत्यु अपने लखनऊ में हुई थी। तो 3 अधिकारियों की मृत्यु जो है लखनऊ में हुई थी। तो लखनऊ मतलब कौन थे वो? जनरल लीग, जनरल नील, जनरल लेवेनहॉक और सर हेनरी लॉरेंस। फिर से एक बार सुन लीजिए, जनरल नील, जनरल हैवेलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों की मृत्यु लखनऊ में की हुई थी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा? एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। टी आर होम के द्वारा 1857 के विद्रोह को
क्या कहा गया कि यह एक बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, या 1857 का जो विद्रोह था वह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह टी.आर. होम के द्वारा कहा गया था। वहीं बात करें कि यह एक केवल सैनिक विद्रोह था, यह किसके द्वारा कहा गया था? जॉन लॉरेंस एवं सीले। जॉन लॉरेंस एवं सीले ने इसे केवल सैनिक विद्रोह माना। वहीं सीले का कहना है कि यह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन ही प्राप्त था। वहीं बात करें बी.डी. सावरकर, तो बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कई बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति को किसके द्वारा स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा गया? तो यह बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया। वहीं आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा जाता है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। मतलब ना ही प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही क्या था? ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया। यानी इससे रिलेटेड 1857 के विद्रोह से रिलेटेड जो भी कथन है उनको कवर किया गया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका पहले पूरा आप देख लीजिए, पूरे जो चारों ऑप्शन है उसको देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम या स्वाधीनता का संग्राम कहा है। ऑप्शन नंबर सी है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। एंड ऑप्शन नंबर डी है यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन प्रणाली थी उसको मृतप्राय बना दिया। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई तथा इसकी शासन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं, जो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई तो 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। यह भी जो इनका जो ब्रिटेन का या फिर ब्रिटेन की महारानी का जो घोषणा है वो किस डेट पर की गई थी? तो 1 नवंबर 1858 की। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें बोला गया कि 15 सदस्यों के द्वारा एक जो है इंडियन काउंसिल की स्थापना की जाएगी और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाएगा। ये किसके द्वारा? ये उसी घोषणा पत्र में शामिल था जो कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा की गई थी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? ऑप्शन नंबर ए है सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी है संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी है नील विद्रोह एंड ऑप्शन नंबर डी है पावना विद्रोह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नील विद्रोह। नील विद्रोह यह 1859 से लेकर 1860 के बीच में स्टार्ट होता है। 1859-60 में स्टार्ट होता है। नील विद्रोह ये मुख्यतः किसे? कृषि से संबंधित है और यह नील दर्पण के लेखक या नील दर्पण इस विद्रोह में एक दीनबंधु के द्वारा एक कृति लिखी जाती है, उसका नाम क्या है? नील दर्पण रहता है। वहीं बात करें सन्यासी विद्रोह तो इसको 1763 से 1800 के मध्य होता है और सन्यासी विद्रोह का वर्णन ये बंकिम चंद्र चटर्जी करते हैं इसमें अपने आनंद मंथ के वंदे मातरम में सन्यासी विद्रोह का वर्णन करते हैं। वहीं बात की जाए संथाल विद्रोह तो ये 1855-56 में सिद्धू कानू और भैरव चांद इनके द्वारा जो है क्या किया जाता है? विद्रोह स्टार्ट किया जाता है। अगर पूछे 1857 की क्रांति के जस्ट बाद कौन सी क्रांति हुई थी तो ये नील क्रांति थी और पूछे जस्ट पहले कौन सी क्रांति थी वो संथाल विद्रोह थे। 1855-56 में होता है, 57 में क्रांति होती है और 59-60 में नील विद्रोह होता है। तो इसका जो है सीरियल इस तरह से है। वहीं पावना विद्रोह यह 1873-76 में शुरू होता है और दक्कन का विद्रोह अगर पूछे तो दक्कन का विद्रोह 1875 में शुरू होता है। जो और इम्पोर्टेंट विद्रोह है उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है बहावी आंदोलन। यह पटना में शुरू होता है और इसके प्रवर्तक जो है रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे।
वहीं एक है पागलपंथी विद्रोह, यह मुख्यतः गारों का विद्रोह था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। पागलपंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी। अगर पागलपंथी विद्रोह है, इसको आप ऐसे टिक से याद कर लीजिए, जो पागल होते हैं उनके कर्म ही खराब रहते हैं, यानी पागलपंथी विद्रोह के जो संचालक थे वो कौन थे? करम शाह थे। फराजी विद्रोह ये 1838 से 1860 के मध्य देखा जाता है। कहाँ पे? बंगाल में। हाजी शरीयत तुल्ला व इसके पुत्र दादू मियाँ के द्वारा इस विद्रोह का जो है संचालन किया जाता है, यानी फराजी विद्रोह का संचालन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो दादू मियाँ के द्वारा। अगला है रामोसी विद्रोह, यह 1845 से 1883 के बीच होता है। इसमें वासुदेव बलवंत फड़के इसके संस्थापक रहते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के ये रामोसी विद्रोह के संस्थापक रहते हैं। इसमें वासुदेव बलवंत फड़के जो है उनको काले पानी की सजा दी जाती है तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से वासुदेव बलवंत फड़के की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह 1844 में घटित होता है और ये कहाँ पर? ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, यह 1831-32 में छोटा नागपुर के क्षेत्र में घटित होता है और बुद्धो भगत इसके क्या है? नेतृत्व करता रहते हैं। कई बार पूछता है बघेरा विद्रोह, तो 1818 में कहाँ पर? बड़ौदा में स्टार्ट होता है। रंपा विद्रोह, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से होता है। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुंडा आदिवासियों का विद्रोह। जो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह है 1899 या 1900 में यह देखने को मिलता है। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता रहते हैं। मुंडा आदिवासी विद्रोह को उलगुलन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि उलगुलन, इसका जो मुंडा आदिवासी विद्रोह है उसमें इसका नाम उलगुलन विद्रोह दिया गया है। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र वो कौन सा था? वो रांची था। इसे जगत पिता या धरती आब कहा जाता है। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आब के नाम से जाना जाता है। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसके द्वारा सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ठक्कर बापा ने जो है जनजातीय लोगों के संबंध में सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। अगर पूछे मोपला विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1921 में स्टार्ट हुआ था केरल के मालाबार क्षेत्र से। यह हिंदू मुस्लिम के बीच जो है विद्रोह था। एका विद्रोह यह अवध में हुआ था और मदारी पासी इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1921 में घटित हुआ था। वहीं कुकी विद्रोह ये 1917 से 1919 के बीच, 1917 से लेकर 1919 तक चला था। यह मणिपुर व त्रिपुरा, कुकी विद्रोह स्पेशली मणिपुर के क्षेत्रों में हुआ था। कुकी विद्रोह और कुका विद्रोह में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुका विद्रोह ये पहले हुआ था 1840 से लेकर 1872 तक, और ये कुका विद्रोह जो है स्पेशली पंजाब के क्षेत्रों में हुआ था। लेकिन कुकी विद्रोह ये मणिपुर के क्षेत्रों में देखने को मिला था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों को से प्रभावित होने वाले जो प्रथम आदिवासी नेता थे वो कौन थे? जदो नांग थे। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जदो नांग थे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर ए है मद्रास में, ऑप्शन नंबर बी है बंबई में, ऑप्शन नंबर सी है अलीगढ़ में एंड ऑप्शन नंबर डी है कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी क्या है? कलकत्ता में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता में। 1781 ईस्वी में 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख जो है वो कौन थे? मुल्ला निजामुद्दीन थे। इसके प्रथम प्रमुख ये निजामुद्दीन थे। बात की जाए अगर ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में शिक्षा के विकास में नहीं के बराबर रुचि ली थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारतीय शिक्षा के पुनर्जीवित को प्रोत्साहित किया। किसके द्वारा किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। 1781 में उन्होंने यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए कि उसने यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विलिंगसन के गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी। 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो ये हेस्टिंग्स के सहयोगी विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 ईस्वी में। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है।
1784 में उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। वहीं 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। किसके प्रयत्नों से? तो जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं में धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना था। इनका उद्देश्य क्या था? हिंदुओं में धर्म और कानून ये सब क्या है, अध्ययन करने से रिलेटेड था। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। चार्टर अधिनियम 1813 को भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। जो शिक्षा से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कौन से है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले चार्ल्स वुड का डिस्पैच या 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच जो है वो 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, यानी चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ये 1882 हंटर कमीशन 1882 को गठित हुआ था। यह केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित रहा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको हंटर कमीशन और सैडलर आयोग। सैडलर आयोग जो है ये कब गठित होता है? 1917 में। सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में की जाती है। हंटर कमीशन और सैडलर आयोग में ये डिफरेंट है, बेसिक अंतर अगर पूछे तो हंटर कमीशन ये प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के जो है समीक्षा से संबंधित है। वहीं सैडलर आयोग ये विश्वविद्यालय यानी उच्च स्तर की शिक्षा से संबंधित है। स्पेशली सैडलर आयोग है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। बात करें शिक्षा से रिलेटेड तो लॉर्ड मैकाले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मैकाले ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। इनके द्वारा अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ये भी पूछा जाता है द थियरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था। इसमें शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित उच्च शिक्षा इनके द्वारा बोला गया जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए था। लॉर्ड मैकाले ने 1935 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1935 में विलियम बेंटिंग का शासनकाल था। वहीं इनके द्वारा ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, इसका ये मतलब है कि सोसाइटी के यानी सोसाइटी में क्योंकि सीमित संसाधन है तो कुछ उच्च लोग ही क्या करें, उच्च शिक्षा को ग्रहण करें और इनके द्वारा जो है छन कर शिक्षा क्या है सामान्य लोगों तक पहुंचे। यही है क्या है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ये किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था। बात करें डीके कर्वे तो इनके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तथा डक्कन एजुकेशन की स्थापना वो बीके चपलूकर, बीजी तिलक व एमबी नाम जोशी के द्वारा संयुक्त रूप से या प्रयास के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डग के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1817 ईस्वी में की गई थी। वहीं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में किया गया था। मियो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में किया गया था तथा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में किया गया था। वहीं बात की जाए 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जो मदन मोहन मालवीय भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से क्या थे? वकालत की थी। अगर पूछे अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की वकालत किसके द्वारा की गई थी? तो वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था तथा जो भारतीय शिक्षा है वो किसमें वो धार्मिक हो इसकी वकालत मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। यानी मैकाले व मदन मोहन मालवीय, मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को बोलते हैं और मदन मोहन मालवीय ये धार्मिक शिक्षा को जो है क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता। भारतीय संविधान ये एकल नागरिकता का प्रावधान करता है और एकल नागरिकता बात की जाए कहाँ से ली गई है तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है।
ब्रिटेन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन के संविधान से के द्वारा ली गई है। दोहरी जो नागरिकता है यूएसए के संविधान या यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में वे व्यक्ति भारत के मूल निवासी हैं जो जो 3 शर्तें हैं उनको पूरा करते हैं। 3 शर्तों में जो पहला है वो क्या है कि यदि उनका जन्म भारत में हुआ हो, दूसरा क्या है यदि उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और तीसरा है संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से यदि वो भारत में रह रहे हों। ये कौन सा है? आर्टिकल 5 है। वहीं बात करें आर्टिकल 6, तो संविधान लागू होने के आर्टिकल 6 में क्या है कि ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता के जो है बारे में प्रावधान किया गया है जो पाकिस्तान से आए हों। और आर्टिकल 7 क्या है या अनुच्छेद 7 है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 1 मार्च 1947 के बाद से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए हों और पुनः लौटकर भारत आए हों उनके बारे में या उनसे संबंधित नागरिकता के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया है। मोटा मोटा आपको याद करना है कि जो अनुच्छेद 5 है वो मूल निवासियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 6, 7 ये पाकिस्तान से संबंधित जो नागरिकता है उसके बारे में बताता है। अब अनुच्छेद 8 ये क्या कहता है? ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता या फिर कोई भी वंश का रिलेटेड कोई भी व्यक्ति, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और वह स्वयं भारत से बाहर रह रहा हो उनके बारे में या उनसे संबंधित नागरिकता के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 9 में क्या है? वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा। 9 को नो से याद करिएगा। नो मतलब वही व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो किसी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता क्या कर लिया हो, ग्रहण कर लिया हो। बात करें अनुच्छेद 10 और 11 दोनों में जो है नागरिकता से संबंधित संसद के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 11 क्या है? इसमें है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों से संबंध में या विधि बनाने का जो है सकती है। मतलब सीधे सीधे कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 11 जो है वो संसद को यह अधिकार देती है कि वह नागरिकता से संबंधित विधि का निर्माण करे। ये किसमें है? अनुच्छेद 11 में। मतलब नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल है उनको कवर कर दिया गया है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये क्वेश्चन आपसे जो है पिछले वीडियो में एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था और ज़्यादातर स्टूडेंट के द्वारा इसका जो है राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है उसे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को सौंपी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय के द्वारा आर्टिकल 226 के द्वारा क्या किए हैं? 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार परीक्षा। इन 5 प्रकार के रिटों के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के द्वारा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? 1928 से ने समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऑप्शन नंबर सी है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। एंड ऑप्शन नंबर डी है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर वो क्या होगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।